सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे. सो हियर इज दैट क्वेश्चंस. तो फ्रेंड्स, पहले अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो पहले ये हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे. चलो, दिस इज द असाइनमेंट दैट आई हैड गिवन टू यू टू सॉल्व. आई होप यू ऑल हैड सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल. तो आप किसी को इसमें कुछ डाउट है, कहीं पे कुछ कुछ पूछना है? सर यस सर. बोलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर? एक नंबर 16 में आंसर ही नहीं है. हाँ, 16 में गलत आंसर है. सही बात है, 16 में ऑप्शन गलत है. तो 16 में क्या होना चाहिए आंसर? 16%. हाँ, 16% शुड बी आंसर. तो यहाँ पे 16 में मिस्टेक था, तो मैंने उसको करेक्शन कर दिया. 16 शुड बी द आंसर. ओके, राइट. चलो सर बोलो. सर 18 नंबर. क्वेश्चन नंबर 18. यस सर. हाँ ओके, सर प्रॉपर मैं तो समझ में नहीं आ रहा है उसकी. हाँ करवा देता हूँ अभी. Question number 18. In the Ohm's law experiment, the value of unknown resistance were found to be a 4.12, 4.08, 4.422 and 4.14. Then find the absolute error, relative error and percentage error. तो उसमें क्या है? तो आपको पता है कैसे करना है? चलो, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1. एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे. तो हाँ, वही तो फाइंड करना है, बट वो कैसे? उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले? टोटल करके डिवाइडेड बाय 5. ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रू वैल्यू चाहिए. तो ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगा? ये जितने एवरेज, हाँ, उसका एवरेज निकाल देंगे. तो 4.12 प्लस 4.08 प्लस 4.22. क्या आपके मोबाइल में मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? यस सर. यस सर. डिवाइड बाई 4. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक 4.14 आ जाएगा. क्या आ रहा है? यस सर. आई डोंट नो. बोलो क्या आएगा? किसी ने सोचा? यस सर, यही आ रहा है. ओके, फाइन. 4.14. तो अब क्या करेंगे आप? अब आपको चलो ट्रू वैल्यू मिल गया. अब आप क्या करोगे? यू विल फाइंड द एरर इन ईच एंड एवरी रीडिंग्स. सारे रीडिंग के अंदर उसका खुद का एब्सोल्यूट एरर कितना है वो हम फाइंड करेंगे. विल फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग्स. तो सबसे पहला जो रीडिंग है 4.12 में से 4.14 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा -0.002 मिलेगा. अब दूसरा में अगर 4.14 -0.06 मिलेगा आपको. 4.22 minus 4.14, 4.14, 4.22 minus 4.14 you will get a 0.0 एंड चौथा जो है उसमें तो 0 आएगा. तो अब हमको ये चारों वैल्यूज का खुद का एब्सोल्यूट एरर मिल गया. अब हम क्या करेंगे? वो चारों का हम करेंगे, उसका मोड लेके उसका एवरेज निकालेंगे. सबका मोड लेके उसका एवरेज निकालेंगे. तो ये जो मिलेगा आपको वो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसका एब्सोल्यूट एरर मिलेगा. तो इसका हो जाएगा 0.04 मिलेगा. तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है उसका एब्सोल्यूट एरर जो है वो 0.04 ओम है. अब उसका रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा फ्रेंड्स?
तो एब्सोल्यूट एरर को अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई 0.04 को 0.04 को आपको डिवाइड करना है 4.14 से। तो अगर 0.04 को 4.14 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? पता नहीं, 0.0096 0.0096। ओके, और अगर आपको अब क्या, अगर आपको मतलब अभी जो परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? उसको multiply by 200. ओके, कैन यू डू इट योरसेल्फ नाउ? yes 0.96 ओके, चलो, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? Question 22. क्वेश्चन नंबर 22। Yes, sir. 22. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेते हैं। ओके, सर तो उसमें कंबाइन ऐसे कैसे होता है ना, वो पता नहीं चलता। नहीं, हाँ, तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, बोलो। देखो क्या पूछा हुआ है, वी वांट टू फाइंड द फ्रैक्शनल एरर। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? देखो, सीरीज रेजिस्टेंस के लिए आपको पता है कि RS = R1 + R2 होता है। तो मतलब क्या हुआ, डेल्टा RS = डेल्टा R1 + डेल्टा R2। अब मुझे फाइंड करना है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब रिलेटिव एरर, याद रखना। फ्रैक्शनल एरर का मतलब रिलेटिव एरर। तो दैट्स इट। आपको RS से डिवाइड करना है, तो RS तो क्या है? R1 + R2 है, जो ऑप्शन सी हो गया। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? ओके सर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो और बताओ। 29. क्वेश्चन नंबर 29. 21, 29 क्या बोले आप? 29. 29, ओके। देखो, ये 29 क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ रियली अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। देखो, Z का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m पावर a है, l पावर b है एंड t पावर -c है। So that is the dimensional formula. That is a dimensional formula of a Z. अब मुझे Z का परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा Z/Z = A आगे आएगा, डेल्टा M/M प्लस B आगे आएगा, डेल्टा L/L। भले ही पावर नेगेटिव है, बट याद करो, एरर फाइंड करने में तो आपको क्या करना होता है? उसको एडिशन करके ही लाना होता है, बिकॉज एरर में कभी भी, कहीं पे भी, कभी भी बीच में नेगेटिव साइन नहीं आती है, चाहे पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फ्रेंड्स, नेगेटिव पावर का मतलब ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर में, और चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, रिलेटिव एरर में तो एडिशन ही करना है आपको। चलो, इतना किया, आप क्या करेंगे? दोनों साइड हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ द साइड 100%। तो यहाँ पे A बचेगा। अब ये जो डेल्टा M/M × 100% का मतलब क्या हुआ कि M का परसेंटेज एरर, अब यहाँ पे L का परसेंटेज एरर एंड देन T का परसेंट। तो हमको दिया हुआ है कि मास का जो परसेंटेज एरर है ना, वो α% है, फिर लेंथ का जो है वो β% है, एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम का जो है वो γ% है। तो फाइनली A α% प्लस B β% प्लस C γ%। So this is the answer. Is that clear? Is it understood, friends? yes sir Yes, अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोला? देखो, आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन द मास इज से 2%, लेंथ इज 4%,
and time is a 6%, then find the percentage error in the pressure. आपको सीधा ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रेशर का परसेंटेज निकालो, तो आप क्या करोगे, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m1 L-1 T-2 होता है. इज दैट क्लियर? तो डेल्टा P by P is equals to 1 delta M by M plus 1 delta L by L plus 2 delta T by T. Is that clear? आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे पूछ सकते हैं. आपको मास, लेंथ एंड टाइम का परसेंटेज एरर दिया होगा and you will be asked to find the percentage error of any of the physical quantity. तो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मतलब ये कैसे होता है सॉल्व, समझ में आया आपको? Yes, sir. सर. तो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज एरर पूछ सकते हैं. अच्छा, रिद्धि है वहां पे? रिद्धि इज देयर? रिद्धि है वहां पे? आदित्य है? आदित्य, अर्गम, भाविक है, धैर्य भी है, ध्रुविल भी है, हेत प्रजापति है वहां पे, हेत है, हेतवी है, जैनी है, यस सर. कौस्तव है? कौस्तव वहां पे? यस सर. कौस्तव पाल? हेत. कौस्तव है? कौस्तव ये भूल गया है 100%. सर. कुछ पूछना है? ओके, चलो और बताओ, किसी को अब कुछ पूछना है इसमें से? ये जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें से अब किसी को कुछ पूछना है? लास्ट कॉल. कैन वी मूव फर्दर? ओके, तो अब ये चैप्टर जो है उसका मैं लास्ट टॉपिक, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर, जो लास्ट टॉपिक है डिस्कस करने वाला हूं. ओके, so I'm going to discuss the last topic of this chapter, and that is a significant digit. Okay, so ये चैप्टर अभी ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, and we are at the question number 35, and the question is, what is the significant figures and what is the significant digits? चलो, ये सिग्निफिकेंट डिजिट एंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ. क्या आपके मोबाइल में व्हाइट बोर्ड आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सपोज आपके पास एक पेन है, सपोज ये पेंसिल है और मुझे इसका लेंथ मेजर करना है. तो लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? Meter scale. उसको फुट स्केल या मीटर स्क्वायर के उसका जो एक एंड होगा, उसको हम जीरो के साथ, पेंसिल का जो एक एंड होगा उसको जीरो के साथ मैच करेंगे, और उसका लास्ट, सपोज के यहाँ पे कहीं पे 12 आ रहा है, सपोज के कहीं पे यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 12 आ रहा है.
ये 12.1 2 3 4 12.5, फिर 6 7 8 9 एंड देन 13। स्केल देखा है ना फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि ये जो पेन है इसका दूसरा जो एंड है उसका दूसरा एंड कहीं पे यहाँ पे आ रहा है। देखो ये पेन का दूसरा जो एंड है वो आप ध्यान से देखो तो कहाँ पे आ रहा है। देखो ओके, तो ये 12.2 एंड 12.3 के बीच में कहीं पे आ रहा है। देखो तो आप क्या लिखोगे? ये पेन का लेंथ क्या लिखोगे आप? ये पेंसिल का लेंथ आप क्या लिखोगे? कोई बताएगा मुझे? ये 12.3. क्या लिखोगे? 12.34. क्या लिखोगे? 12.34. 12.34. ये 3 4 कहाँ पे आएगा? ये तो 12.1 2 एंड 3 के बीच में है। देखो 3 और 4. 2 एंड 3 के 12.2 एंड 12.3 के बीच में है। 12.23. 12.23. 12.28. तो आप 12.28 भी कह सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो से दैट लेंथ इज इक्वल टू 12.27 भी मैं कह सकता हूँ। पता नहीं मुझे क्या है, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 12.29 भी हो सकता है। Yes, sir. मतलब ये जो 3 डिजिट है 1 2 एंड 2 1 2 एंड 2 वो फिक्स्ड है, बट ये जो 4th डिजिट हमने लिखा वो हमने अज्यूम किया हुआ है, वो मुझे परफेक्टली पता नहीं है, बट वो मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल इसलिए है बिकॉज हमको ये तो पता है कि डेफिनेटली पेन का जो लेंथ है वो 12.2 से तो ज्यादा ही है, 12.2 से तो वो ज्यादा ही है। तो मतलब 12.2 से ज्यादा है ऐसा बताने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। वैसे मुझे पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट डिजिट कौन सा है, वो 12.3 है या 12.5 है या 12.7 है या 12.8 है या 12.9 है, वो पता नहीं है, बट वो 12.2 से तो ज्यादा ही है, वो पता है। तो जब हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं तो मुझे जो मेजर्ड वैल्यू मिलता है उसमें बहुत सारे मतलब नॉन डिजिट होते हैं, बट एक जो डिजिट होता है, बहुत सारे सर्टेन डिजिट होते हैं बट एक जो डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, अनप्रेडिक्टेड होता है। तो बाकी सब सर्टेन होते हैं बट एक प्रेडिक्टेड होता है। तो ऐसे जो वैल्यू बनता है, ऐसे जो फिगर बनता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। The measured value in which all the certain digit as well as containing one uncertain and predicted but meaningful digit. This figure made by this way is known as a significant figures. क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड? सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? Yes. Yes, sir. मतलब सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो when we measure something, so sometimes it may possible that we are certain about the all digits, but one uncertain and predicted digit should be added. One uncertain and predicted but meaningful digit should be added, and this figure comes out to be said as a significant figure. तो इसको significant बोलते हैं, significant figure बोलते हैं। देखो, और इसके जो डिजिट होते हैं, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो डिजिट होते हैं उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। So the measured value which is consisting of all the certain but one uncertain but predicted and meaningful digit is defined as a significant figures. And the digits in the significant figure is considered to be a significant digits. The digits in the significant figure is defined as a significant digits. तो इसके अंदर जो भी डिजिट है उसको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि कैलकुलेटर के अंदर 5.0 लिखो या 5.00 लिखो या 5 लिखो, कैलकुलेटर के लिए ये तीनों चीज सेम ही होगा, कैलकुलेटर के लिए ये तीनों चीज सेम ही होगा। बट मुझे ये बताओ कि कौन सा फिगर यहाँ पे
ज्यादा का प्रिसीजन ज्यादा है? मुझे ये बताओ। 5.00. 5.00 मतलब इसमें जो है ना सिग्निफिकेंट डिजिट दो ही है, 1 और 2। इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, और यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट है। देखो, तो मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आई कैन से मोर इज द प्रिसीजन। सिग्निफिकेंट डिजिट जितने ज्यादा होंगे उतना प्रिसीजन ज्यादा होगा। मोर इज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मोर इज द प्रिसीजन। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेटर को तो सब कुछ सेम ही लगेगा, 5 या 5.0 या कैलकुलेटर के लिए सब कुछ सेम ही है, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए सब कुछ सेम नहीं है। ये सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है वो आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो थ्योरी में क्या है कि मेजरमेंट, every measurement involves errors. The result of measurement should be important in a way that indicates a precision of the measurement. Normally, result of the measurement is a number that includes all the digits, and the number that are known reliably plus the first digit is uncertain. The reliable digits plus first uncertain digit are known as a significant figure. मतलब the measured value which is made by all digits, but one uncertain and one predicted and meaningful digit is known as a significant figure. The digits of a significant figure are called as significant digits. That is known to you. In any significant figure, there are the last digit, that is the rightmost, is uncertain. For example, periodic time of a simple pendulum is a 1.62 seconds. In that 1 and 6 are reliable, but the last digit is uncertain, that is a 2 is uncertain. Thus, in the observation, there are 3 significant digits are there. When the length of object reported after measurement, measure of 287.5 centimeter, in this measurement I can say 287 are certain but 5 is uncertain. मतलब बाकी सब certain होंगे but जो last digit होगा वो uncertain होगा, और उसके द्वारा जो पूरा फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं significant figure. उसके अंदर जो digit है उसको बोलेंगे significant digits. तो हम अब एग्जाम्पल एक लेने वाले हैं। हम यहाँ पे सपोज कि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं रेजिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। तो अज्यूम करो कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेरे पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस है और 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है एंड मेरे पास 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अज्यूम करो कि इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 के द्वारा मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया 8.7 ओम। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट था उसके द्वारा मैंने देखा तो पता चला कि 12.23 ओम मिल रहा है। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट था उसके द्वारा मुझे पता चला कि 8.507 ओम मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? यहाँ पे डिजिट है 1, 1, एक ही है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, 1, एंड यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2. अच्छा, अगर कोई ऐसा बोलता है कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? तीनों का एडिशन करोगे। Yes, sir. और आप तीनों का एडिशन करोगे एंड यू विल राइट द आंसर। कितना आता है देखो तो कैलकुलेटर करके मुझे बता दो कितना आता है।
अच्छा, लेट मी राइट डाउन। 29.437। अच्छा, इसका आंसर आएगा 29.437। बट क्या फ्रेंड्स सही में ये आंसर सही में होगा? क्या वाकई में ये आंसर परफेक्ट होगा? देखो, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट से नो सर। रेजिस्टेंस का वैल्यू 8.7 मेजर किया, वो इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन है कि वो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को मेजर कर पाएगा। उसके बाद दूसरा और तीसरा डिजिट कौन सा है उसको पता नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन है। तो मुझे पता ही नहीं है कि ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट पता है फर्स्ट वैल्यू, बट दूसरा और तीसरा पता नहीं है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसमें पॉइंट के बाद तीसरा मुझे पता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आंसर नो डाउट, आंसर $29.437 आ रहा है। बट क्या ये आंसर वाकई में सही होगा? यस और नो? नो। नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें पॉइंट के बाद दूसरा एंड तीसरा डिजिट कौन सा है, वी डोंट नो। ये जो दूसरा जो रीडिंग है उसमें पॉइंट के बाद तीसरा जो डिजिट है वो कौन सा है वो पता नहीं है। मतलब अगर देखें तो तीनों में मुझे तीनों तीनों जो फिगर है, तीनों जो सिग्निफिकेंट फिगर है। फ्रेंड्स, आप आपका मोबाइल म्यूट कर दीजिए ना। कुछ पूछना है तो मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट एक बार पूछने के बाद फिर से म्यूट कर दीजिएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि पॉइंट के बाद पहला डिजिट सबके पास है, पॉइंट के बाद पहला डिजिट सबके पास है, बट दूसरा एंड तीसरा नहीं है। दूसरा एंड तीसरा डिजिट किसी में नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो आंसर है वो हम वाकई में नहीं ले सकते, इसमें कुछ गलत है। मतलब गलत क्या है? गलत ये है कि ये जो 2 डिजिट है उसमें प्रॉब्लम है। यू कैनॉट राइट द आंसर इन द टर्म्स ऑफ 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट। आपको अगर आंसर लिखना है तो आपको कैसे लिख सकते हैं? आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के फॉर्म में आप आंसर लिख पाओगे, बिकॉज तीनों में कॉमन क्या है? पॉइंट के बाद एक डिजिट कॉमन है। तो मतलब आपको आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए इसके लिए हमको ये दो जो लास्ट में 2 डिजिट मिल रहा है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर पॉइंट के बाद एक डिजिट कॉमन है, सब में है, एक डिजिट तो है ही। तो आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे ये जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिलते हैं, तो उसके बदले मुझे आंसर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे ये जो 2 लास्ट में जो 2 डिजिट मिलते हैं उसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये निकालने की जो बात है उसको राउंड ऑफ बोलते हैं। ये निकालने की बात जो है उसको राउंड ऑफ बोलते हैं। तो देयर आर सम रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। आपको रूल्स पता है? अगर कोई डिजिट को आपको निकाल देना है और अगर वो 5 से ज्यादा है, if the digit which is to be eliminated is greater than 5, then you have to add 1 in the previous digit. अगर जो डिजिट का वैल्यू 5 से ज्यादा है उसको निकालना है तो आपको आगे एक ऐड करके उसको निकाल सकते हैं। जिसको निकालना है उसका वैल्यू अगर 5 से कम है तो आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। मैं एग्जांपल दूं, इससे पता चलेगा आपको। सपोज के 55.78 है और मुझे इसको 8 को राउंड ऑफ करना है। अगर 8 को राउंड ऑफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना है तो आगे मैं क्या कर दूंगा? एक ऐड करके उसको निकालूंगा। पर अगर 55.74 है, ये विच इज लेस देन 5, तो 4 को राउंड ऑफ करना है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज वो 4 निकल जाएगा। मतलब अगर 5 से ज्यादा है और उसको राउंड ऑफ करना है तो आगे एक ऐड करो। 5 से कम है उसको राउंड ऑफ करना है तो आगे कुछ भी मत करो। बट अगर एग्जैक्टली 5 है, अगर जिस वैल्यू को आपको निकालना है वो एग्जैक्ट 5 है, तो अगर
उसके आगे का डिजिट अगर ऑड है तो उसको इवन कर दो। अगर जिसको निकालना है वो एग्जैक्ट 5 है तो अगर आगे का डिजिट ऑड है तो उसको इवन कर दो। बट अगर उसके आगे का डिजिट अगर जो इवन है तो कुछ भी मत करो। ये पार्शियलिटी है बट है तो है। मतलब अगर जिसको राउंड ऑफ करना है वो एग्जैक्ट 5 है तो आगे का डिजिट देखना है आपको। अगर वो ऑड है तो उसको इवन करो, एक उसको इसमें एक ऐड करके। अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज रखो। अब यहाँ पे वापस से हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये 7 और 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के रूल्स पता चले फ्रेंड्स, बहुत सिंपल रूल्स है। अगर जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से ज्यादा है तो ऐड 1 इन द प्रीसीडिंग डिजिट, आगे के डिजिट में एक ऐड करो। अगर वो 5 से कम है, अगर वो एग्जैक्ट 5 है, अगर वो एग्जैक्ट 5 है तो आपको क्या करना है, अगर एग्जैक्ट 5 है तो उसके आगे के डिजिट अगर जो ऑड है तो उसको इवन बना दो, इवन है तो कुछ भी मत करो। देखो यहाँ पे आंसर जो हमारा आ रहा है वो 29.437 है। तो मुझे पहले सबसे पहले 3 को राउंड ऑफ करना, 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखना चाहिए मुझे? 29.43 4 3 नहीं 4 4 हो जाएगा। Is that clear? 4 4 Yes, अब sir. मुझे ये 4 को भी राउंड ऑफ करना है बिकॉज मेरा जो यहाँ पे क्या है, मेरा लिमिटेशन ये कि मुझे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहना चाहिए, ऐसे लिखना है आंसर। इस 4 को भी मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 29.4 ohm. 29.4 तो अगर आपको कोई ऐसा बोले कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन of these 3 given resistances by considering a significant digit, अगर ऐसा रख के पूछते हैं तो आपको आंसर ये लिखना होगा, ये नहीं चलेगा। सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रख के आंसर पूछा है तो आपको ये लास्ट वन ये लिखना है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. राउंड ऑफ के समझ में आए? राउंड ऑफ क्यों करना पड़ेगा वो समझ पहले तो। अरे हाँ के ना तो बोल दो। Yes. Yes, sir. yes sir एंड राउंड ऑफ के रूल्स तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सारे जो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो कुछ रूल्स है। तो रूल्स फॉर determining significant digits। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सारे जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो कौन कौन से डिजिट आपको सिग्निफिकेंट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, उसके कुछ रूल्स है। वो मैं रूल्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कोई भी देखो, पहली बात तो ये है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर का पिक्चर में आएगा कब? जब कुछ मेजरमेंट करेंगे हम, तब जब कुछ मेजरमेंट करेंगे तो ही वो पिक्चर में आएगा। बिकॉज उसका डेफिनेशन क्या है कि a figure consisting of the all certain digit and one uncertain digit is defined as a significant figure। तो वो अनसर्टेनिटी कब आती है? जब हम कोई वैल्यू मेजरमेंट करते हैं।
तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन मेजरमेंट के टाइम ही आएगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू आपने मेजर किया है, तो नंबर 1 अगर वो इंटीजर है, इंटीजर नंबर है, तो zeros in the right side are not significant. By example, 132 13,200 मीटर्स है, तो उसमें 1, 3 एंड 2 ही सिग्निफिकेंट है। 0, 0 राइट साइड के 0 वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बाय एग्जाम्पल 1, 0, 0 1, 0, 0, सपोज के ऐसा कोई ग्राम है, तो यहाँ पे 1, 0, 0 एंड 1 सिग्निफिकेंट है, बट राइट साइड के जो 0 है वो सिग्निफिकेंट डिजिट उसको नहीं बोलते हैं। ये सारे रूल्स है फ्रेंड्स, आपको एक्सेप्ट करना, आपको ये रूल्स आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। मतलब अगर कोई मेजर वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में है, इंटीग्रल नंबर है, तो उसके राइट साइड के जो 0 है वो आपको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है। और सपोज आपने जो मेजरमेंट किया है वो नॉन इंटीग्रल है, अगर नॉन इंटीजर नंबर है तो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि आपने जो मेजरमेंट किया है whether this is a less than 1, वो less than 1 है या it is a greater than 1। आपको ये देखना है कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन 1 है। तो अगर वो लेस देन 1 है तो उसका रूल ऐसा है कि zeros in left hand side, in left side are not significant, but right side zeros are significant. By example 1 से कम, इसका मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0.006700 सेकंड, ऐसा कुछ आपने मेजरमेंट किया हुआ है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के 0 जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट राइट साइड के 0 जो है वो सिग्निफिकेंट है। बाय एग्जाम्पल 0.020109001000 इंटू 10⁻6 ग्राम। 10 पावर का कोई इश्यू नहीं है, 10 के पावर का कोई टेंशन नहीं है, वो कंसीडर नहीं करना होता है। तो कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जो दोनों है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है। फ्रेंड्स मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर कोई फिगर दिया हुआ है वो लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड के 0 सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करना है, राइट साइड के कंसीडर करना है। बट अगर वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई मेजरमेंट ग्रेटर देन 1 है तो उसके सारे जो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट है। बाय एग्जाम्पल 6.023 10⁵ मीटर, तो ये 6023 सारे सिग्निफिकेंट है। बाय एग्जाम्पल
132.00, 132.00 ग्राम। तो ये 132.00 सारे सिग्निफिकेंट है। बाय एग्जाम्पल 1.50500 न्यूटन, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सर सर ये राइट साइड 0 है, उसमें इंटीग्रल नंबर में नॉट सिग्निफिकेंट एंड नॉन इंटीजर में क्या बोल रहे हो? सिग्निफिकेंट है, ऐसा ना? ये Simple. राइट साइड आपने 0 लगाया है, वो इंटीजर नंबर में नॉट सिग्निफिकेंट है और नॉन इंटीजर में सिग्निफिकेंट बराबर है, सही बात है। है, ऐसा कैसे? अगर सिंपल, अगर कोई इंटीजर नंबर है तो उसके राइट साइड में अगर कोई 0 है इंटीजर में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अगर नॉन इंटीजर नंबर है तो आपको देखना है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है तो देखना है कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अगर वो लेस देन 1 है, मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 एंड विद द डेसिमल पॉइंट ग्रेटर देन 1, तो ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सोचना है। If in an equation there is a number which is not any measurement, which is a fixed number, then it is having बोलो, बताओ मुझे, कोई अगर कोई मेजरमेंट है, कोई इक्वेशन है, उसके अंदर कोई नंबर है जो मेजरमेंट शो नहीं कर रहा है, कोई नंबर है जो मेजरमेंट शो नहीं कर रहा है, तो वो उसमें अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, बिकॉज वो मेजरमेंट ही नहीं है। तो कोई मुझे बताएगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 and more than 1. Infinite. Infinite. It is having a infinite number of significant digit. By example, देखो, सपोज के काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बताओ तो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Half mv हाफ square. mv स्क्वायर। इन दिस इक्वेशन हाफ इज नॉट एनी मेजरमेंट। हाफ जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं है। मास का मेजरमेंट होता है, वेलोसिटी का होता है, बट हाफ तो फिक्स्ड है ना, तो हाफ इज नॉट एनी मेजरमेंट। हाफ जो है वो कोई मेजरमेंट नहीं है। सो हाफ एक्चुअली क्या है, तो आप बोलोगे 0.5 है, बट फिजिक्स के अंदर वो हाफ 0.5 नहीं है। कोई मुझे बताएगा हाफ क्या है फिजिक्स के अंदर? Constant. कांस्टेंट। मेरी बात सुनो, अगर आप 0.5 लिखते हो ना, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पता है, उसके बाद कौन सा डिजिट है वो पता नहीं है आपको। इसका मतलब ऐसा हुआ।
बट वाकई में ऐसा नहीं है, हाफ तो फिक्स्ड है, वो हाफ ही है, उसके उसमें कुछ भी नहीं है, हाफ ही है। तो मतलब क्या लिखना चाहिए आपको, 0.500000000 इनफाइनाइट तक चलेगा वो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 100% एक्यूरेट है, वहां पे अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट तक जाने के बाद भी वहां पे अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। इसका मतलब ऐसा होगा कि उसका ऐसा सोच सकते हैं कि उसका अनसर्टेन नंबर कब आएगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि उसका अनसर्टेन नंबर कितना है, कब आएगा। तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि उसका अनसर्टेन नंबर इनफाइनाइट डिजिट के बाद आएगा। तो मतलब ऐसा हुआ कि इन हाफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, आर इनफिनिटी। Up to infinity. तो अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू है जो कोई मेजरमेंट शो नहीं कर रहा है, तो अगर वो कोई मेजरमेंट शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके वो 100% एक्यूरेट है, 100% वहां पे सर्टेन है, उसमें 100 उसमें इनफाइनाइट डिजिट तक सर्टेन डिजिट ही आते रहेंगे और अनसर्टेन डिजिट आफ्टर इन्फिनिट डिजिट आएगा। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट लेना है आपको। इन सिंपल, जो वैल्यू मेजरमेंट शो नहीं कर रही है उसके सिग्निफिकेंट डिजिट आपको कितने लेने हैं, इनफाइनाइट लेना है, दैट शीट। जो वैल्यू मेजरमेंट शो नहीं कर रही है तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको इनफाइनाइट लेना है, दैट शीट। तो क्या फ्रेंड्स ये रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. मैंने मेरे घर या ये जो मैंने टेबल बनाया ना वो मेरे घर से मैंने खुद बनाया है, मतलब ये मेरी मेथड है, सिंपल मेथड है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग मेथड से लिखा हुआ है, मैं वो बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज क्या है कि नंबर 1, आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है तो आपको देखना है कि वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। अगर वो इंटीजर है तो जो राइट साइड के 0 है उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना है। नंबर 2, अगर वो नॉन इंटीजर है तो आपको देखना है कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर वो लेस देन 1 है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को कंसीडर नहीं करना है सिग्निफिकेंट में, राइट साइड के 0 को कंसीडर करना है। एंड नंबर 3, अगर वो नॉन इंटीजर है मतलब के डेसिमल पॉइंट के साथ है तो उसके अंदर, एंड वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो उसके अंदर जितने भी डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो ये मैंने सिंपल आपको आपके लिए बना दिया। टेक्स्ट बुक के अंदर 5 रूल्स दिए हुए हैं, 6 रूल्स दिए हुए हैं। आपको एग्जाम के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे दिया हुआ है वैसा ही लिखना है। ये जो मेरा जो मेथड है वो आपको समझने के लिए इजी रहेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि राइट डाउन द रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो अब मैं जो बता रहा हूं आपको वो लिखना है। वैसे इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, बट अगर आपको पूछते हैं एग्जाम में तो अभी मैं जो बताऊंगा वो आपको लिखना है। कौन चला गया अभी यहां से, चला कौन गया, कौन चला गया? हेत प्रजापति I am there, sir. तो है, कौन चला गया? ओके, तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिफाइन करने के लिए उसके जो रूल्स है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको एग्जाम में इसी हिसाब से लिखना है। वैसे आफ्टर ऑल तो दोनों सेम ही हो गए। देखो पहली बात, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखो कोई भी नॉन जीरो है ना वो तो सिग्निफिकेंट ही रहेगा, सिग्निफिकेंट नहीं है वो तो वो जीरो में ही ऐसा होगा, बाकी नॉन जीरो में तो सारे नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट ही है। नंबर 1, ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट है। ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, सही बात है। नंबर 3, अ ट्रेलिंग और टर्मिनेटिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट द डेसिमल। विदाउट डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू।
अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसके राइट साइड के जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो क्या लिखा है, द ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको थर्ड पॉइंट? ये थर्ड पॉइंट समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Number 4, if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but not the left of the first non-zero digit are significant। मतलब ये सिंपल क्या कहने की ट्राई कर रहा है कि अगर कोई नंबर 0 से कम है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड को 0 को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है, बट राइट साइड के 0 को सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। थोड़ा लिखावट उसका थोड़ा अच्छा नहीं है, बट सिंपल कि अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है, बट राइट साइड के जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। बाय एग्जांपल, इन 0.002308 the underlined zeros are not significant. In the number 0.00 in the number 0.00 अंडरलाइन जीरोस लिखना रह गया है। तो ये 3 जीरोस जो है अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये 0.00 वाले जो 3 है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट इन द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब पीछे जो 0 आते हैं डेसिमल पॉइंट में, जो राइट साइड में जो आता है, राइट साइड में जो 0 आते हैं वो सिग्निफिकेंट है, वो हमको पता है। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। बाय एग्जांपल 3.500 है तो उसमें 3500 सारे सिग्निफिकेंट है। बाय एग्जांपल 0.06990 है तो उसमें ये 0.0 वाला जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। तो ये जो 2 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट बाकी के जो 4 है 6990, ये 6990 जो है वो सिग्निफिकेंट है। Is that clear, friends? Yes, sir. And the last one, in the multiplication or division, number which is not representing any measurement। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर कोई ऐसा वैल्यू है कि वो मेजरमेंट नहीं है, तो उसका मतलब कि उसका वैल्यू तो बहुत ही एग्जैक्ट है, उसमें अनसर्टेनिटी वो उसका मेजरमेंट नहीं हुआ है, तो उसका मतलब कि उसमें अनसर्टेनिटी की कोई बात ही नहीं है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो 100% सर्टेन है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? Infinite. बाय एग्जांपल सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो उसमें 2 जो है वो एग्जैक्ट है। 2 कैन बी रिटन एज अ 2 या 2.0 या 2.0000 व्हाटसोएवर वी वांट। इज दैट क्लियर? बाय एग्जांपल बोलो सर पाई को भी वैसे लिख सकते हैं ना? क्या? हाँ, पाई भी ऐसा ही लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू क्या है? लाइफ ऑफ पाई देखा आपने? Yes, sir. तो पाई का वैल्यू भी उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर तक सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर पता हो तो आपको। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो these are the rules to determine the significant digits। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक जबरदस्त प्रॉब्लम है, एक जोरदार प्रॉब्लम है। मैं दिखाऊँ आपको क्या प्रॉब्लम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं, इसमें रूल्स में एक प्रॉब्लम है। ओके चलो मुझे ये बताओ कि ये 3.2.300 मीटर है,
उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4. 4. तो उसके अंदर ये तो 2, 3, 0 एंड 0 ऑल 4 सिग्निफिकेंट है, आके ना? Yes, sir. आके ना बता भी दो। यस सर। Yes, ओके, sir. चलो अब मुझे ये मीटर में से सेंटीमीटर में लिखना है। कोई मुझे बताएगा इसके कितने सेंटीमीटर हो गए? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 0.02300 मीटर का सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर 0 रहे हैं। 0 अच्छा, अरे मीटर का सेंटीमीटर में into 10 कन्वर्ट, square. हाँ, इंटू 100, तो क्या होगा? Yes. 230.0. तो इसका आंसर, 2.300. अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिखेंगे ऐसा। एम आई राइट? Yes, sir. चलो मुझे ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3. कहाँ पे 3? 3 क्यों 4. बताया? क्यों 3 क्यों होगा? 4. चारों 4 सिग्निफिकेंट है। Yes. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो अब मुझे बताओ, मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखूंगा तो क्या लिखना चाहिए मुझे? 230.0. नहीं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। मतलब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2300. तो क्या आंसर आएगा? तो अब मुझे बताओ, अब सोच के बताओ कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2. इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट है 2 एंड 3। ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? गलत इसलिए हुआ कि वैल्यू तो वही का वही है, हमने तो खाली यूनिट ही चेंज किया हुआ है। वैल्यू तो वही का वही है, हमने खाली यूनिट चेंज किया हुआ है। तो यूनिट चेंज करने से कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए? यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी वैल्यू जो होगे उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप 2.300 लिखो या चाहे आप 2.300 इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिखो या चाहे आप 2.300 इंटू 10 पावर 3 मिलीमीटर लिखो। तो अगर आप ये जो वैल्यू है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो अब चाहे आप सेंटीमीटर में लिखो या मिलीमीटर में लिखो या मीटर में लिखो, तो इन ऑल दिस वे द सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी ऑलवेज रिमेन्स 4, 2, 3, 0 एंड 0। तो अब आपको पता चला ये साइंटिफिक फिजिक्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशन को लिखने की जरूरत क्यों होती है। ये साइंटिफिक नोटेशन तो आपको पता है ना? ये साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है ना? ये पॉइंट के आगे मतलब एक ही 0.00625 है, तो इसको मतलब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 6.25 10⁻³ मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रीजन यही है कि वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज ना हो व्हेन यू चेंज द यूनिट। तो ये जो बॉक्स है ना उसके अंदर वही मैंने समझाया हुआ है। ये जो बॉक्स है उसके अंदर यही चीज समझाई हुई कि भाई कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि अगर हम यूनिट को चेंज करने की ट्राई करेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट भी चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो अगर हम वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, अगर हम, मेरी आवाज सुन रहे हो मेरे फ्रेंड्स? क्या मेरी आवाज आप सुन रहे हो? Am I audible to you?
Friends, am I audible to you? क्या मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? Am I audible to you friends? अरे बोल भी दो। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। ओके, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। ओके ओके, आप मुझे सुन पा रहे हो बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, कोई बात नहीं। ओके तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रीजन क्या है ये आपको पता चला। एम आई राइट? आप चैट में लिख सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रीजन, क्वेश्चन नंबर 37, रूल्स फॉर राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड राउंड ऑफ क्यों करना चाहिए उसका रीजन यहाँ पे है 38 में है। फ्रेंड्स आप एक काम करो, आप वापस एक काम करो फ्रेंड्स, आप सब लोग एक बार लीव होके वापस से आओ। एक बार लीव होके वापस से आओ फ्रेंड्स। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके नहीं, अभी भी मुझे मेरी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज, तो मुझे एक बार बाहर निकलने दो। ओके